हेलो बुल ट्रैकर्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मार्केट चर्चा। दोस्तों, आखिर फेड ने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दिया। अगर आप हमारे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि काफ़ी लोग ऐसा मान रहे थे कि शायद इस बार फेड रेट्स को ना बढ़ाए, जिस तरीके से पूरी ग्लोबल अनसर्टेनिटी बनी हुई है बैंकिंग इंडस्ट्री में। लेकिन फेड ने सबको गलत साबित कर दिया। मैंने खुद कल अपना व्यू आपके साथ शेयर किया था कि मुझे भी नहीं लगता कि कम से कम इस बार जो है फेड रेट्स को शायद ना बढ़ाए, लेकिन फेड जो है झुकने को तैयार नहीं और उन्होंने रेट्स को बढ़ा दिया। और आगे वीडियो में हम बात करेंगे कि उन्होंने क्या कहा और उनके क्या कहने से मार्केट में जो है आज हमें गिरावट देखने को मिली सभी मार्केट्स में। तो फेड ने कितना रेट बढ़ाया? सिर्फ 0.25 बढ़ाया, जो कि एक नॉर्मल सिचुएशन में एक मार्केट के लिए पॉजिटिव ट्रिगर था। लेकिन मार्केट जो है इस को प्राइस्ड इन किया हुआ था कि इस बार कोई हाइक नहीं होगा। मैंने ये आपके साथ शेयर भी किया था कि अगर मामूली सी भी बढ़त होती है तो मार्केट में गिरावट हमें देखने को मिलेगी, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। रेट अनाउंसमेंट के बाद यूएस मार्केट्स गिरे 1% से ज़्यादा। उसके बाद हमारे इंडियन मार्केट्स भी जो है ग्रीन में खुले, लेकिन उसके बाद लेटर हाफ में हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। और इस वक्त जो है अगर यूरोपियन मार्केट्स को भी देखें तो वो भी अभी प्रेशर में है, 1% से ज़्यादा डाउन है जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, और बैंकिंग इंडेक्स भी वहां पर 1% से ज़्यादा गिरा हुआ है। अब जैसे ही फेड ने रेट्स को बढ़ाया तो ताइवान ने अगले दिन ही रेट्स को बढ़ा दिया, और आज जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड के भी जो रेट्स बढ़ाने के आसार हैं, क्योंकि उनका इन्फ्लेशन 10.6% से ऊपर चला गया है, जो कि ऑल टाइम हाई लेवल के आसपास है। तो अच्छे खासे चांस है कि वो भी रेट्स बढ़ाएंगे। इससे पहले हमने देखा कि ईसीबी ने भी 0.5% का रेट्स को बढ़ाया था। तो रेट्स को बढ़ाने का सिलसिला पूरी दुनिया में जारी है। तो फेड ने रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाकर 5% कर दिया है, और ये उनका 9th कंसेक्यूटिव रेट हाइक होगा। तो फेड चेयरमैन ने अपने स्पीच में क्या क्या खास बातें कही वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो इस बार उनका रेट्स को बढ़ाने के लिए जो उनका टोन था वो थोड़ा सा सॉफ्ट था। पहले उन्होंने कहा था कि हम रेट्स को लंबे अवधि तक बढ़ाएंगे और बढ़ाते ही जाएंगे जब तक कि इन्फ्लेशन नहीं घटेगा, लेकिन इस बार उन्होंने अपने इस टोन को थोड़ा सॉफ्ट किया। लेकिन अगर आप उनकी पूरी बातों को सुनेंगे और समझेंगे तो एक्चुअली वो इतना सॉफ्ट नहीं है, और वो वीडियो में मैं आगे आपको बताऊंगा। तो उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ेगी तो अब वो रेट्स को बढ़ाएंगे, और रेट्स को लेस एग्रेसिवली बढ़ाएंगे। और उसका कारण ये नहीं है कि वो ये सब देख के डर गए हैं। उनकी स्ट्रेटजी ऐसी लगती है कि उनका ये कहना है कि ये बैंकिंग क्राइसिस जो हो रही है ये एक तरीके से खुद ही रेट हाइक का इफेक्ट क्रिएट करेगी। क्यों ऐसा वो कह रहे हैं? क्योंकि देखिए, होता क्या है, जब मनी सप्लाई बढ़ता है आपको इजी क्रेडिट मिल जाता है, आपको आसानी से लोन मिल जाता है कम ब्याज पर, तो आप क्या करते हैं, आप लोन लेकर ज़्यादा खर्च करते हैं। आप उसको लेकर टीवी, फ्रिज खरीदते हैं, घर खरीदते हैं। कंपनीज जो है लोन लेकर अपना ग्रोथ करती है, नए एम्प्लॉयज़ को हायर करती है, रॉ मटेरियल खरीदती है, तो ये इन्फ्लेशन को क्रिएट करता है। अब ये बैंकिंग क्राइसिस की वजह से बैंक्स जो है कम लोन देंगे तो मनी की सप्लाई ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो इससे वो उम्मीद लगा रहे हैं कि इन्फ्लेशन में ऑलरेडी कमी आएगी, क्योंकि लेंडिंग एक्टिविटी कम हो जाएगी। लेकिन उन्होंने क्लियर कर दिया है कि उनका जो फाइट फॉर इन्फ्लेशन कंट्रोल है वो जारी रहेगा, और उनका जो 2% का गोल है इन्फ्लेशन को ले जाने के लिए, तो वो करेंगे। तो उनकी स्ट्रैटेजी को समझिए। अगर ये बैंकिंग क्राइसिस और बढ़ती है तो अपने आप डिमांड कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, उनको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी लोग अगर नहीं सुधरते हैं, बैंक और ज़्यादा मुनाफे और ज़्यादा लालच में और ज़्यादा लेंडिंग करते हैं, तो फिर उनको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। यही वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। जब उनसे ये पूछा गया कि बैंकिंग क्राइसिस के बारे में यूएस में क्या बैंकिंग सिस्टम सेफ है, तो ऑब्वियसली वो एक फेड के चेयरमैन है, वो तो ये नहीं कहेंगे कि नहीं ये सब बेकार हो गया है जी, आप पैसे निकाल के निकल जाइए। तो उन्होंने कहा कि ये साउंड एंड सेफ है, और जो एसवीबी का इशू हुआ है ये एक तरीके का बैड एप्पल है और उनके मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो उन्होंने दो और खास बातें कही जिसकी वजह से मार्केट को जो है थोड़ा सा सदमा लग गया। पहली चीज़ तो उन्होंने ये कहा है कि जो बैंकिंग क्राइसिस
हुई है, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ पर डेफिनेटली इफेक्ट पड़ेगा। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये कितना डैमेज करेगा ये आने वाले महीनों में ही पता चलेगा, इस पर क्लैरिटी नहीं है। तो ये एक तरीके से इन सब कमेंट्स के वजह से जो है मार्केट को थोड़ा सदमा लग गया और मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। क्योंकि अगर आप देखिए तो रेट हाइक कुछ खास नहीं हुई है, इससे बड़ी बड़ी रेट हाइक्स पहले हुई है जिसको मार्केट ने एब्जॉर्ब कर लिया है, लेकिन रेट हाइक से ज्यादा उन्होंने जो कहा उसको मार्केट वेट दे रहा है। तो दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर किया था कि किस तरीके से स्टैंडर्ड पुअर ने यूएस बैंकिंग सिस्टम को डाउनग्रेड कर दिया है और अब सिटी ग्रुप ने भी यूरोपियन बैंकिंग सिस्टम को भी डाउनग्रेड कर दिया है। हालांकि सिटी ग्रुप का कहना है, उन्होंने भी वही बात कही है कि बैंकिंग सिस्टम साउंड और रोबस्ट है, लेकिन जो बैंकों की क्रेडिट देने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से ग्रोथ पर इफेक्ट पड़ेगा। और इसका एक बड़ी वजह है जो 81 बॉन्ड का जो अभी इशू चल रहा है क्रेडिट स्विस का, जिसके वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं उनको करीब $17 बिलियन का नुकसान हुआ है। और दोस्तों मैंने इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, ज़रूर जाके उसे देखिए और समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ये आपको भी इम्पैक्ट कर सकता है, ये सिर्फ एचएनआई को इम्पैक्ट ही नहीं करेगा। तो इस 81 बॉन्ड की वजह से क्या होता है, बैंकों के हाथ में जब उन्हें ज़रूरत के टाइम पर पैसा आ जाता है, तो अब चूंकि 81 बॉन्ड में बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा डूब गया है, तो बैंकों का जो एक क्षमता है पैसे उठाने की, जब उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो कम हो जाएगा। लेकिन ये नया खतरा भी बैंकों के लिए पैदा करेगा कि इमरजेंसी में वो फिर फंड कहाँ से लाएंगे, क्योंकि सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट हमेशा बैंक को बेल आउट नहीं कर सकता। अब आइए दोस्तों, यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी येलेन ने क्या कहा जिसकी वजह से मार्केट में जो है थोड़ी नर्वसनेस हो गई। आइए इसको थोड़ा समझते हैं। तो उनसे पूछा गया कि यूएस में जो ये बैंकिंग क्राइसिस हो रही है, क्या डिपॉजिटर्स का पैसा गवर्नमेंट बिल्कुल सेफ नहीं कर सकती, इंश्योर नहीं कर सकती? दोस्तों जैसे कि मैंने आपके साथ पहले शेयर किया था कि यूएस में 250,000 यानी कि $2.5 लाख की अगर आपकी सेविंग है तो वो गवर्नमेंट के द्वारा जो है गारंटीड होती है। अगर बैंक डूब भी जाएगा तो सरकार पे करेगी। लेकिन अब ये डिमांड उठ रहा है कि इसको बढ़ाया जाए, सारी सेविंग्स को क्यों नहीं सेफगार्ड किया जा सकता? तो उन्होंने इस पे जवाब दिया है कि वो इसे नहीं कंसीडर किया है, उन्होंने इसे डिस्कस भी नहीं किया है, क्योंकि जब तक जो है जो उनके जो पार्लियामेंट में इसका अप्रूवल नहीं मिलता, सेनेट में इसका अप्रूवल नहीं मिलता, वो इसको कंसीडर नहीं करेंगे। एक तरीके से ये इन्वेस्टर्स को ये नर्वसनेस दे रहा है, क्योंकि इतने सारे वहाँ के जो रीजनल बैंक्स हैं उनको $620 बिलियन के बॉन्ड लॉसेस हो रहे हैं। तो क्या वो बैंक सेफ है, वहाँ पे जमा हुआ लोगों का पैसा सेफ है, ये उनको चिंता सता रहा है। अब देखिए ये सिचुएशन भी बहुत वियर्ड है कि हमसे कहा जाता है कि आप बैंक में पैसा रखिए, और आप हमें यूएस में तो खैर आप रखने देते हैं, घर में आप पैसा रख सकते हैं जितना चाहें, लेकिन इंडिया में तो अब वो भी अलाउड नहीं है। तो हमसे कहा जाता है कि आप पैसे को बैंक में रखिए, और बैंक में जब हम ले जाते हैं तो बैंक वाले वो लोन पता नहीं कैसे कैसे किसको किसको दे देते हैं, फिर वो पैसा लेकर भाग जाते हैं। फिर वो उसका जो कॉस्ट होता है, जो पैसा डूबने का कॉस्ट होता है, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें भी बेयर करना पड़ता है। और वर्स्ट के सिचुएशन में बैंक डूब जाता है तो हमारे सेविंग्स अकाउंट भी फ्रीज हो जाता है। तो ये तो फेयर नहीं है। आप अगर हमें फोर्स करते हैं कि हम बैंक में पैसा रखें, तो आपको इंश्योर करना चाहिए कि नहीं, सरकार आपके पीछे खड़ी हुई है, आपका पैसा हमारे हाथों में सेफ है, और अगर पैसा डूबेगा तो हम गारंटी देते हैं कि हम पे करेंगे। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। या फिर आप हमें अलाउ करिए कि हम अपने पैसे को ज़मीन में खोद के रखें, या जहाँ हमारा मन हो वहाँ पे जाके रखें। और अब तो क्या होता है कि सब कुछ पेपर हो गया है, गोल्ड भी लोग पेपर में खरीद रहे हैं। तो कौन कहाँ से क्या पैसा लेकर कहाँ भागेगा, इसकी कोई गारंटी तो है नहीं, कोई गारंटी भी नहीं दे रहा है। तो मिडिल क्लास के लोग चाहे यहाँ के हों चाहे वहाँ के हों, उनके लाइफ का एक ही पर्पस होता है, कटना। तो उसे हर कोई मिलकर काटता है, और वो बेचारा कटता रहता है क्योंकि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। तो क्रेडिट स्विस के बेल आउट के बाद से जो एक मार्केट में होप बन रही थी कि शायद ये क्राइसिस इतनी बड़ी नहीं है और सब शायद ठीक हो जाएगा, तो वो अब उस पर थोड़ा सा लोगों को फ्रेश डाउट्स आने लगे हैं, क्योंकि कोई भी उन्हें ये कॉन्फिडेंस या क्लैरिटी नहीं दे रहा है कि जितना डैमेज होना था हो चुका। और तो थोड़ा फाइनेंशियल सिस्टम पे इस वजह से लोगों का भरोसा उठता हुआ जा रहा है।
दोस्तों हम मार्केट की बात करते हैं। सबसे पहले हम निफ्टी का इंट्राडे में ओआई की पोजीशन देखते हैं। तो जैसा कि आप सबने आज देखा होगा कि सेकेंड हाफ में 2 बजे के बाद जो है मार्केट में हमें शार्प गिरावट होती हुई दिखी। और दोस्तों आप जानते हैं जब मार्केट गिरता है तो लोग कॉल्स को राइट करते हैं। तो यहाँ पर ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं, ये कॉल्स पे राइटिंग की गई है और जो पुट राइटर है वो अपनी पोजीशंस को काटता है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं जो रेड लाइन है पुट के ओआई में हमें जबरदस्त गिरावट होती हुई दिख रही है। एक चीज का ध्यान रखिए कि आज वीकली एक्सपायरी भी थी, तो आखिरी आवर्स में लोग जो है अपनी पोजीशंस को काटते हैं। ओवरऑल दोनों में ही कटता है, लेकिन फ्रेश पोजीशंस भी बनाई जाती हैं। और यहां पर अगर आप देखिए तो यहां से यहां तक जो है फ्रेश पोजीशंस बनाई गई कॉल में, जबकि पुट्स में फ्रेश पोजीशंस को काटा गया। दोस्तों अब हम ऑप्शन चेन के एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 चेन्स दिख रहे होंगे, ये कल का है यानी कि 22 का है और ये आज का है 23 का है। तो यहाँ पर आपको 2 सिग्निफिकेंट चेंजेस दिख रहे होंगे। पहला ये कि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से 17,000 के लेवल पर ह्यूज अमाउंट ऑफ पुट्स को राइट किया गया है और आज उसमें गिरावट होती हुई दिख रही है। इसकी एक वजह एक्सपायरी भी हो सकती है। तो एक्सपायरी के दिन जैसा कि आप जानते हैं लोग अपनी पोजीशंस को लाइट करते हैं। तो कल देखना होगा कि यहाँ पे ये शिफ्ट होकर नीचे की तरफ जाता है या इसी लेवल पर फ्रेश एडिशंस होती है और वही हमें क्लू देगा कि 17,000 जो है सस्टेन हो पाएगा कि नहीं। दूसरी चीज अगर आप देखिए तो 17,500 पे काफी मात्रा पे जो है कॉल्स को सेल किया हुआ था, यानी कि इससे ऊपर मार्केट का जाना मुश्किल था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो शिफ्ट होते हुए नीचे के लेवल पर आ गया है। तो आप देखिए 17,100 पर अब नेक टू नेक फाइट है। तो क्लियरली आज मार्केट गिरा है, थोड़ा पैनिक के साथ गिरा है, तो वही रिफ्लेक्ट होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। और एक और चीज को अगर आप गौर करिए तो 18,000 पे देखिए आप कितनी बड़ी क्वांटिटी में कॉल्स को सेल किया गया है आने वाली एक्सपायरीज के लिए। और ध्यान रहे दोस्तों, इसमें से मैंने जो है आज की एक्सपायरी के जो ओपन इंटरेस्ट है उनको निकाल दिया है ताकि हमें एक आने वाले टाइम की एक रियलिस्टिक पिक्चर देखने को मिले। लेकिन आज चूंकि एक्सपायरी था तो इसमें क्योंकि एक्सपायरी के दिन लोग पोजीशंस काटते हैं और कई लोग जो है अगली सीरीज शुरू होने के बाद ही फ्रेश पोजीशंस को बनाते हैं। तो कल का डेटा हमें देखना है, तभी हमें पता चलेगा कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। तो ये दोस्तों अब अगली स्क्रीन की एनालिसिस करते हैं और इसमें जैसा कि आप जानते हैं कि हम इसमें 2 पार्ट में एनालिसिस करते हैं। पहले में हम सिर्फ स्टॉक ऑप्शंस को लेते हैं जिसमें हम निफ्टी बैंक निफ्टी को निकाल लेते हैं और उसके बाद नीचे के चार्ट में हम सिर्फ बैंक निफ्टी और निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट की एनालिसिस करते हैं डे वाइज। तो क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्रॉडर मार्केट में कुछ खास बदलाव होता हुआ नहीं दिख रहा है, पोजीशन सेम है, कोई ड्रामेटिक चेंजेस होते हुए वहाँ नहीं दिख रहे हैं। और अगर हम इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि आज एक्सपायरी था, तो यहाँ पर हमें ओवरऑल दोनों में ही गिरावट होती हुई यहाँ पे दिख रही है। तो इसका कुछ खास हम मायने नहीं निकाल सकते, हमें कल के दिन देखना है कि फ्रेश पोजीशंस कैसी बनती हैं। अगर पिछले कुछ दिनों से आप देखिए तो कॉल के ओआईज में लगातार जो है हल्की हल्की जो बढ़त हो रही थी, लेकिन ओवरऑल जो है पिछले दिनों की जो बेरिशनेस हमें कम होती हुई दिख रही थी क्योंकि कॉल के ओआईज कम हुए थे। तो इसको देखकर अभी हम इंडेक्स में एक्सट्रीम बुलिशनेस या बियरिशनेस किसी भी तरीके का यहां पर हमें इंडिकेशन नहीं मिल पा रहा है। हमें कल का डेटा देखना है कि कल किस तरीके की पोजीशंस बनती है जब फ्रेश सीरीज शुरू होती है। लॉन्गर टर्म में जो ट्रेंड हमारा सेल ही चल रहा है। हमने आपको फेड की पॉलिसी से पहले आपके साथ कहा था कि अगर आप प्रॉफिट में बैठे हुए हैं तो रिस्क ना लेकर अपनी पोजीशंस को काट दीजिए और अगर आपने पोजीशंस बनाई है तो हेज के साथ कैरी करिए और बेयर साइड पर ही रहिए। बुलिश पोजीशंस को बनाने को हमने मना किया था। अब अगर कल हमें पोजीशंस बनानी हो तो हमें क्या करना चाहिए? तो पहली चीज़ तो ये कि बैंक निफ्टी से दूर रहिए। बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी के चांस है ऊपर और नीचे, उसको नीचे ही जाना है, लेकिन ऊपर की राइज को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो अगर आप पोजीशन में हैं तो नेकेड में नहीं रहिए, कॉल पुट में नेकेड पोजीशंस मत बनाइए, हेजिंग के साथ रहिए। तो लेवल्स की बात करें तो बैंक निफ्टी जैसा कि मैं पिछले वीडियोस में भी आपके साथ शेयर किया था, हमारे लेवल्स में कोई बदलाव नहीं है। 39,670 इसके नीचे हमें बेयर रहना है, लेकिन नेकेड
में पोजीशंस में ना रहे, ना ऑप्शन सेलिंग में, ना ऑप्शन बाइंग में, ना फ्यूचर में। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी हमने आपसे कहा था कि आप जो प्रॉफिट में बैठे हैं उसे सेफ्टी साइड के लिए एग्जिट कर लीजिए या फिर जो है पोजीशंस को हेज के साथ कैरी करिए। 17,281 ये लेवल मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था और इसी लेवल के नीचे हमें बेयर साइड पे रहना है। तो अगर इस लेवल पर, करंट लेवल पर आप पोजीशन बनाएंगे तो आपका स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो थोड़ा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। तो अच्छा रहेगा कि फ्रेश पोजीशंस बनाइए, तो ऑप्शन स्ट्रेटजीज में बनाइए और छोटा सा लॉस लीजिए और लंबी अवधि तक अपने पोजीशंस को होल्ड कर लिए, यानी कि कम से कम 3 से 4 हफ्ते तक पोजीशंस को होल्ड करिए, तभी आप उसका बेनिफिट ले पाएंगे। और हमारे वीडियोस को देखते रहिए क्योंकि उसमें हम आपके साथ लेवल्स को शेयर करते रहेंगे। अगर ट्रेंड में, लेवल्स में कोई बदलाव है तो वहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।